हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पाठशाला बाय नैन्सी शर्मा। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे लगे हों, आसान भाषा में आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर अ बोट कैन नेवर रीचेज इट्स शोर if it fears the waves. Those who keep trying never fails. So let's start the topic with a quick revision of noun. Noun, it is the name of person, place or thing. There are 5 types. First one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, fifth one is abstract noun. The other type of nouns are countable noun और uncountable noun. इसके बाद हमने किया था some important rules of noun, जिसमें सबसे पहला रूल आता है ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं, इनका अर्थ भी प्लूरल होता है और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है। आप इनका एस और एस हटा के सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं, जो एग्जाम्पल लिखे हैं हमने वो सारे याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल था हमारा ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल हैं लेकिन अर्थ में कैसे आते हैं, सिंगुलर। अर्थ में सिंगुलर होते हैं जिनकी वजह से उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है, ठीक है। थर्ड रूल आता है ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब प्लूरल आती है, जैसे कैटल एग्जाम्पल हो गया, कैवेलरी, इन्फेंट्री, है ना, चिल्ड्रन। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। इसके बाद हमने किया था ऐसे नाउन जो दोनों फॉर्म में यूज हो जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, एज इट इज वैसे ही लिखे जाते हैं। आप उनके साथ चाहे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें चाहे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, राइट। नेक्स्ट रूल था हमारा अनकाउंटेबल नाउन किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं और इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज की जाती है, सिंगुलर, राइट। नेक्स्ट रूल इज इफ काउंटेबल नाउन से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हो रहा हो तो वो काउंटेबल नाउन के प्लूरलिज्म को शो नहीं करता है। और वहीं पे अगर कोई इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो वो उस इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन के प्लूरलिज्म को शो करता है। देखो ये चीजें आती हैं एग्जाम्पल से, जितना आप रूल को पढ़ो साथ में एग्जाम्पल भी करो तो समझ में आती हैं। अगर आप सोचे कि सिर्फ थ्योरी हम पढ़ के एग्जाम में बैठ जाएं तो ऐसा नहीं होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उस टॉपिक में नरिश हो पाएंगे, आप उसमें अपनी कमांड बना पाएंगे, ठीक है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बस डर है अपने दिमाग में और दिल में जो जिसको आपने खत्म करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रूल है दैट इज हाइफनेटेड नाउन किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। हाइफनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट रूल था कि अगर सेंटेंस में कोई नाउन के बाद प्रेपोजिशन आ रही हो और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो रहा हो तो वो नाउन किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, अगर सेंटेंस में नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन आ रही है और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो रहा हो तो वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक हमने यहीं तक किया था लास्ट रूल। नेक्स्ट हमारा रूल है कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, वैसे तो कलेक्टिव नाउन भी हम करेंगे साथ में एग्जाम्पल, मैंने कल भी आपसे कहा था, कुछ हमने कर लिए थे और कुछ हमारे रह गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कि नाउन के साथ या नाउन का पोजीशन बताना हो तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे। बट नाउन तो दो तरह के हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अगर चेयर की बात की तो चेयर का पोजीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
हो सकता है उसका अपना कलर, उसकी शेप, वो उसका पोजीशन ही तो है। अगर हम कुर्सी की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस में कुर्सी की ही बात हो रही है, तो वो उसका पोजीशन है। मतलब वो अपने, अगर अधिकार की बात करिए, अधिकार तो चलो हम उस वे में नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे हमने कहा किसी कुर्सी की टांग, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? या किसी टेबल की जो टांग है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप? चार होती है ना, चार ही होती हैं, आजकल एक भी चल रही है बीच में ऊपर आपके पास वो होता है, आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हो गई हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स होती है, पर जनरली हम चार मान के चलेंगे, ठीक है। या जैसे मर्जी, आपको एक लग रही है तो एक देख लो, कुर्सी की तो चार ही होती है ना, ठीक है। अब आप ये भी मत बोलना कि उसकी भी एक होती है, कई तरह की आपके पास शेप्स होती हैं ना, अलग अलग। तो चलिए, अब जब नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन बताना है तो उसके साथ हम यूज करते हैं ऑफ, लेकिन अगर लिविंग थिंग का पोजीशन बताना है तो उसके साथ हम यूज करते हैं एपोस्ट्रॉफ या एपोस्ट्रॉफ एस। अब इनका यूज कैसे करते हैं हम सेंटेंस में, इसी के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। नाउन के साथ अगर आप ऑफ का यूज कर रहे हैं और नाउन के साथ या तो आप एपोस्ट्रॉफ का यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी कंडीशन में यूज होता है, ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ की कंडीशन में। नाउन के साथ ऑफ तब आता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन शो करते हैं। किसी नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन शो करने के लिए। दूसरी तरफ एपोस्ट्रॉफ का यूज होता है किसी लिविंग थिंग का पोजीशन शो करने के लिए, राइट। नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन शो करना है तो क्या यूज करेंगे, नाउन के साथ ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको लिविंग थिंग का पोजीशन शो करना है तो क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफ का यूज करेंगे, ठीक है। आगे इसमें भी हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास लिविंग थिंग जो भी है नाउन फॉर्म में, या नाउन जो भी आप शो कर रहे हैं लिविंग फॉर्म का, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे और प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में या कहीं भी आप ये चीज पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले से अगर पता होंगी तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा टेबल्स लेग, टेबल्स लेग, क्या ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है? चेयर्स लेग लिख लो, टेबल्स लेग लिख लो, लेकिन यहाँ पे जो किसकी टांग बोल रहा है, टेबल की, टेबल की टांग। अब देखो का के की हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो वो अधिकार को ही तो बताते हैं, है ना, वो अधिकार को ही तो शो कर रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अधिकार किसका बताया जा रहा है, नॉन लिविंग थिंग का। तो अब दैट मीन्स कि ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। जब भी नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन बताना है तो वो हमेशा ऑफ के साथ यूज किया जाएगा, या हम कहें नाउन के साथ ऑफ का ही यूज किया जाएगा। जैसे क्या बनेगा इसका करेक्ट फॉर्मेशन, लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल।
ये आपके पास करेक्ट फॉर्मेशन है और ये आपके पास इनकरेक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं लिविंग थिंग की। अब लिविंग थिंग में क्या होता है, जैसे इसमें हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोहन्स बुक। मोहन्स बुक किसकी किताब? मोहन की किताब। किताब तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अधिकार कौन बता रहा है, किताब या मोहन? यहाँ पे अधिकार किसका बताया जा रहा है? मोहन का, मोहन की किताब। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पोजेशन किसका है? लिविंग थिंग का। जब भी लिविंग थिंग का पोजेशन आता है उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग वी कैन यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ एपोस्ट्रॉफ, राइट? अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, चलो मैं एग्जांपल साफ कर देती हूँ। पहले हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, छोटा सा माइनर सा है, जो सिंगुलर फॉर्म में या फिर प्लूरल फॉर्म में आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है लिविंग फॉर्म में, ठीक है, लिविंग थिंग की बात हो रही है, जो लिविंग नाउन है या हम बोले कि लिविंग थिंग है, वो नाउन में ही तो आएगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो नाउन ही होगा, और वो सिंगुलर फॉर्म में हो। जो भी लिविंग थिंग है जिसका पोजीशन बताना है वो सिंगुलर फॉर्म में हो, एक वचन में हो, तो हम क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं। मतलब एपोस्ट्रॉफ के बाद एस आता है, जैसे मोहन्स बुक हमने एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे प्लूरल नाउन हो, तो प्लूरल नाउन दिया गया हो तो इस कंडीशन में एस पहले आता है और एपोस्ट्रॉफ बाद में लगता है। बात समझ में आ रही है? सॉरी मैंने गलत लगा दिया ना, ऐसे लगेगा, माय मिस्टेक। सिंगुलर नाउन हो तो एपोस्ट्रॉफ के बाद एस लगता है, ठीक है, और अगर प्लूरल नाउन है तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफ आता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल तो हमने पहले लिया था, चलो यहाँ पे एग्जांपल नेम चेंज कर लेते हैं, राधाज बुक। राधाज बुक, ठीक है, राधा कोई एक ही है ना, एक ही है ना। जब सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ जब भी हम एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे तो एस एपोस्ट्रॉफ के बाद लगेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रही हूं। मैंने कहा बॉयज हॉस्टल, अब मैंने यहाँ पे बोलना है लड़कों का हॉस्टल, तो दैट मीन्स कि जो हॉस्टल है वो किसका है? लड़कों का। पोजीशन किसका है? लड़कों का। अधिकार किसका बताया जा रहा है? लड़कों का। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे लड़के प्लूरल फॉर्म में है तो आप अपोस्ट्रोफ कहाँ लगाएंगे? क्या ऐसे लगाना सही होगा? क्या ये सही होगा? ये गलत होगा, ये नहीं लगेगा। अपोस्ट्रोफ के बाद एस नहीं आएगा, ये एस के बाद आएगा। ठीक है, एस उससे पहले आएगा। जनरली जब भी सिंगुलर नाउन होता है और वो पोजीशन बताता है तो आप एपोस्ट्रॉफ के बाद एस लगाते हैं, और प्लूरल फॉर्म में एपोस्ट्रॉफ एस के बाद आता है। सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रॉफ एस से पहले आता है, ठीक है, और प्लूरल फॉर्म में एपोस्ट्रॉफ एस के बाद आता है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बस याद रखनी है आपने। विद एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफ का यूज़ नहीं होता है। प्रोनाउन ही, शी, इट, ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन कौन से प्रोनाउंस हैं जिनके साथ आप कभी भी एपोस्ट्रॉफ का यूज़ नहीं करते? दैट मीन्स कि वो कभी भी पोजेशन शो नहीं करते, अपने आप में वो पोजेसिव केस होते हैं, तो उनके साथ एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करना गलत होता है। ठीक है, तो लिखें
एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल में लिखें, हिज, हर्स, ये सारे आपके पोजेसिव केस में आते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, जो हम आगे प्रोनाउन केस में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। हिज, हर्स, आर्स, योर्स, योर्स, माइन, इट्स, देयर्स, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे ये खुद ही पोजेशन बता रहा है, तो इसके साथ अगर आप ऐसे यूज करेंगे योर्स फेथफुली तो ये गलत हो जाएगा। करेक्शन में सिर्फ योर्स ही रहेगा। इन केसेस के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफ का यूज नहीं होता है। राइट, चलिए अगला रूल है, कुछ ऐसे नाउन जिनके साथ, या कुछ ऐसे टाइटल्स बोल सकते हैं, कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जिनके साथ एपोस्ट्रॉफ लास्ट के वर्ड, लास्ट का जो वर्ड होता है उसी के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, लिखें, लिखें, कुछ टाइटल्स के साथ एपोस्ट्रॉफ हमेशा लास्ट वर्ड के साथ प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कमांडर इन चीफ्स इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर लिख लो। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, माय सन इन लॉ। अब लास्ट वर्ड कौन सा है? लॉ, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रॉफ एस। सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल, ये कुछ टाइटल्स हैं, इसमें लास्ट के वर्ड के साथ ही हम क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। देखें, माय सन इन लॉज सिस्टर, ठीक है, कमांडर इन चीफ इंस्ट्रक्शंस, माय सन इन लॉज सिस्टर, राइट। राम एंड सन्स शॉप, राम एंड सन्स शॉप। इज इट क्लियर? कई बार एग्जाम्पल में या सेंटेंस में हम देखते हैं कि पोजीशन दो व्यक्तियों के, मतलब दो व्यक्तियों का नाम दिया होता है, और हम कई बार क्या करते हैं कि डबल एपोस्ट्रॉफ यूज करते हैं, जो कि गलत होता है। डबल एपोस्ट्रॉफ कभी भी यूज नहीं होता है, तो लिखेंगे डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफ, डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने लिखा माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अभी हमने कहा डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफ। अब किसकी सेक्रेटरी किसकी है? मेरी पत्नी की। ऐसा बोला जा रहा है ना, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की मदर एक्सपायर हो चुकी है, ऐसा ही बोला जा रहा है। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफ चलेगा, जो पहला पोजीशन बताएगा सिर्फ उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफ यूज करेंगे। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा? बिल्कुल गलत। करेक्शन में लिखेंगे द मदर, जिसकी बात हो रही है क्योंकि आपका स्पॉटलाइट में मदर भी तो आ रही है, द मदर ऑफ माई वाइफ्स secretary has expired. Now this sentence is correct. ये सेंटेंस क्या हुआ आपका? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमको सेंटेंस में दो एपोस्ट्रॉफ यूज नहीं करने हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस आपका गलत है जिसमें हम दो एपोस्ट्रॉफ यूज कर रहे हैं। कभी भी एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रॉफ नहीं आते हैं, इसीलिए सेंटेंस में हमको सिर्फ एक ही एपोस्ट्रॉफ का यूज करना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगर सेंटेंस में एनीबडी, somebody, nobody, everyone, someone, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, ये आगे हम प्रोनाउन में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आपने क्यों याद रखना है? क्योंकि हम एक जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं एपोस्ट्रॉफ वाला, वो इसी में ही इंक्लूड होगा, उसको फिर मैं अलग से नहीं करवाऊंगी प्रोनाउन में। ठीक है, तो यहीं पे ही कंप्लीट करेंगे। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, इनके साथ एपोस्ट्रॉफ का यूज किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा everybody's business is nobody's business. Everybody's business is nobody's business. ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक एक्सेप्शन आती है। अपवाद क्या है? अगर इन शब्दों के बाद एल्स वर्ड दिया गया हो, लिख देती हूं मैं, यदि इन शब्दों के बाद एल्स वर्ड दिया हो, तो जैसे नोबडी एल्स, समबडी एल्स, एवरीबडी एल्स, इस तरीके से कोई शब्द दिए गए हों, तो एपोस्ट्रॉफ का यूज हम एनीबडी के साथ यूज करेंगे या नोबडी के साथ यूज करेंगे या फिर एल्स के साथ यूज करेंगे। तो इस केस में एग्जाम्पल लेते हैं,
मतलब एग्जाम्पल तो छोड़ो, पहले यहीं पे समझ लेते हैं। तो एपोस्ट्रॉफ का यूज यहीं पे लिख लें, एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग एज के साथ किया जाता है, एज के साथ किया जाता है। जैसे अब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, नॉट somebody else, not somebody else। अब एल्स हमारे पास इस तरीके से आएगा अपोस्ट्रॉफ। जब आपके पास एल्स नहीं लगा है तो अपोस्ट्रॉफ आप एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी के साथ यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर इन शब्दों के साथ अगर आप एल्स वर्ड का यूज कर रहे हैं तो अपोस्ट्रॉफ किसके साथ आएगा? एल्स के साथ आएगा, ना कि समबडी के साथ। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, समबडीज एल्स ऐसे लिख देता है, समबडीज एल्स। तो हम सोचते हैं कि चलो हमने ये चीज तो पढ़ी है, समबडी के साथ हम अपोस्ट्रॉफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि जब एल्स वर्ड आ गया तो अपोस्ट्रॉफ किसके साथ लगेगा? एल्स के साथ लगेगा, ठीक है। किसके साथ आएगा? एल्स के साथ, राइट। तो ये थे आपके नाउन जो यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब कुछ हम कलेक्टिव नाउन कर लेते हैं जो हमारे बच गए थे, वो आज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपनी क्वेरीज करें। अगर आपको कोई इसमें टॉपिक समझ में नहीं आया हो या आपको लगा हो कि हमें और एग्जाम्पल चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन इसी टॉपिक का हम करेंगे संडे को, इफ अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। कोशिश हमारी यही है कि संडे तक हमारा जो है लाइव क्लास लगाने का जो भी सेटअप है वो प्रिपेयर हो जाए, फिर उसके बाद हम लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे। बट लाइव क्लास हमारी सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए होगी, जनरली हम टॉपिक जो है वो रिकॉर्डेड क्लास में ही आपको देंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है शायद। बाकी जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम और कुछ नया करेंगे आपके लिए, बढ़िया करेंगे। तो ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन जितना आप शेयर करेंगे उतना ही जो है हम मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, लास्ट हमने किया था कलेक्टिव नाउन में लास्ट वर्ड हमारा हुआ था क्राउड और मूव, राइट। आगे लिखें, a group of people discussing religious issues, that is called congregation, that is called congregation। Next one is a group of people discussing issues। अब इशू कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, ठीक है। रिलीजियस, अगर स्पेसिफिक रिलीजियस ही है तो कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे, ठीक है। और अनदर इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, उन पे आप डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं बहुत सारे लोग, तो उसको बोलेंगे फोरम, दैट इज कॉल्ड फोरम, अ फोरम ऑफ पीपल डिस्कसिंग इश्यूज, राइट। नेक्स्ट वन इज a group of steps or stairs,
steps or stairs. That is called flight. इसको कहा जाता है फ्लाइट. नेक्स्ट लिखें, a group of ships or motor cars. A group of ships or motor cars, that is called fleet. A fleet of ships और मोटर कार्स. आप ग्रुप वर्ड यूज नहीं करेंगे, तब क्या यूज करेंगे? अ फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटर कार्स. जब भी आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो जितना आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें उतना ही अच्छा है, उतना आसान हो जाएगा. आप किसी को सुनो बैठ के, ठीक है, उतनी ही चीजें जल्दी याद हो जाएंगी. आगे लिखें, अ ग्रुप ऑफ geese, sheep or birds, that is called flock. So we can say that a flock of geese, sheep or birds, right? Next लिखें, a group of robbers or laborers, that is called gang. A gang of robbers or laborers. Next one is a group of, इसके लिए 3 वर्ड आ जाते हैं ना. A group of या collection of flowers. Collection of flowers, that is called a collection of flowers, that is called, क्या बोलते हैं इसको? Bunch. First word is bunch, a bunch of flowers. Or we can say that a bouquet of flowers. स्पेलिंग ध्यान में रखना, ये स्पेलिंग एरर में भी आते हैं, ठीक है. बुके, इट्स नॉट बुकेट. कई बार हम ऐसे याद रखने के लिए ऐसे प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जब भी ऐसी चीज़ें इस तरीके से याद रखते हैं तो वो कई बार किसी के सामने ऐसे बोली जाती हैं तो गलत भी प्रोनाउंस हो जाती है. तो ऐसे नहीं करना है, सही प्रोनाउंस करना है इसको और स्पेलिंग ढंग से याद करना है, ठीक है. बुके. और लास्ट आता है इसमें गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स. व्हाट इज गार्लैंड? गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला. तो उसमें भी तो बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होते हैं, ठीक है. वो भी तो एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स हुआ, ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन, a collection of ruin क्या हो सकता है? ruins होता है कूड़ा. sand and stone. ruins, sand and stones. this is called heap. मिट्टी के ढेर को, कूड़े के ढेर को या पत्थर के ढेर को क्या बोलते हैं? हम हीप बोलते हैं, ठीक है. आगे लिखें, अ ग्रुप ऑफ कैटल, जिसमें बहुत सारे मवेशी होते हैं. मवेशियों के झुंड को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड हर्ड. दैट इज कॉल्ड हर्ड. एनिमल्स वाला मैं अलग से करवा दूंगी आपको, ठीक है. एक अलग क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ हम कलेक्टिव नाउन ऑफ एनिमल्स ही पढ़ेंगे, ठीक है. वो सारी एक क्लास आपके लिए अलग से बनेगी. इसको इंक्लूड करना हो तो इसको भी कर लेंगे, बट वो अलग एनिमल्स के लिए होगी तो वो एनिमल्स के लिए ही करवाऊंगी, ठीक है. आगे लिखें, a group of puppies, that is called litter. A litter of puppies. A litter of puppies.
नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स होते शिकारी कुत्ते, ठीक है, यहाँ पे लिख लो चाहे शिकारी कुत्ते, या फिर डॉग्स, डॉग्स भी लिख सकते हैं आप, या फिर कार्ड्स, ताश के पत्ते जो होते हैं उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पैक, पैक ऑफ हाउंड्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, या फिर पैक ऑफ कार्ड्स, राइट। नेक्स्ट वन, कार्ड्स के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अ डेक ऑफ कार्ड्स, ये भी करेक्ट होता है। आप पैक भी बोल सकते हैं कार्ड के लिए और डेक भी बोल सकते हैं कार्ड के लिए, ठीक है। आगे लिखें, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ ants, bees or flies, a group of ants, bees or flies, that is called swarm, that is called swarm। चलिए आगे लिखें, a group of events, लास्ट वन, ये लास्ट ही चल रहा है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड सीरीज, बहुत सारे इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको हम सीरीज वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अ सीरीज ऑफ इवेंट या सीरीज ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट लिखें, अ ग्रुप ऑफ कॉन्स और एरोज, that is called sheaf, a sheaf of cones or arrows। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखें, लास्ट, सेकेंड लास्ट चल रहा है हमारा, लिखें, अ ग्रुप ऑफ फिश, नॉट फिशेस, ठीक है, हमने पहले पढ़ा है ना, फिश जो है अगर आप एक की बात कर रहे हैं तो भी वो सिंगुलर में ही ली जाएगी, तभी हम फिश ही लिखेंगे, सिंगुलर में है तो, और प्लूरल में है तो भी फिश ही लिखा जाता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फिश मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with same species, moving with same species, that is called school, इसको क्या बोलते हैं हम? स्कूल। एंड द लास्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ फिश मूविंग इन डिफरेंट, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्पीशीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट आ जाती हैं, अलग अलग स्पीशीज के साथ। मतलब ये बोल सकते हैं कि प्रीडेटर से बचने के लिए कई बार फिशेज ऐसे करती हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फिश मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीशीज, विद डिफरेंट स्पीशीज। तो ये थे आपके कलेक्टिव नाउन जो यहां पे होते हैं कंप्लीट, राइट। हमारा नाउन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में, ठीक है।
इसके अलावा अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर कोई क्वेरी है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्सरसाइज जब भी हम करेंगे तो वो लाइव क्लास में ही करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु कीप ट्राइंग। थैंक यू। जय हिंद।